नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट के रूप में। आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट 53, ठीक है ना। इसके पहले 52 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और भी मल्टीपल वीडियोस हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार आप वीडियो पे विजिट कर रहे हो तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट पे जाना, जहां से आपको पूरा हेल्प हो सकेगा। तो ये जो लाभप्रद होगा ये यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, टीजी2 जैसे एग्जामिनेशन, ठीक है ना, टेक्नीशियन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह हम यहाँ पे लेकर आए हैं प्रश्नों का, जो कि बिल्कुल साथ ही साथ लाभप्रद होगा एनसीएल, जो कि 2020 के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनके लिए भी, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल रात के 9 बजे, आज है 30 अक्टूबर, तो आज का बहुत ही प्यारा सेशन है प्रैक्टिस सेट 53, जिसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे मित्र। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द पैरामीटर्स मैग्नेट मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई। कह रहा है कि स्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इनमें से आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से, चारों कंडीशन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा कंडीशन यहाँ पे परफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि संकेतक मतलब जो इंडिकेटर है सप्लाई आवृत्ति के अनुसार दोलन करेगा, ठीक है ना, ऑक्सिलेट होगा। नेक्स्ट है दिस इक्विपमेंट विल मेजर एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है पिक वैल्यू विल बी मेजर्ड बाय एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है कि देयर विल बी नो डिवाइडेशन, ठीक है ना, डिवाइडेशन है, कोई विचलन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए होता क्या है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है जिसको हम कहते हैं पीएमएम, ठीक है, क्या कहते हैं, पीएमएमसी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम आराम से आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। जब इनको इस उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, जो इसके संकेतक होते हैं उनमें कोई भी विचलन नहीं होगा है, ठीक है, कुछ भी उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि टॉर्क विल बी नॉट जनरेटेड, ठीक है, जो टॉर्क होता है वो जनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थायी चुंबक चल कुंडली जो होते हैं उपकरण केवल डीसी पे कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये किस पे कार्य करते हैं, ओनली डीसी पे कार्य करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि इफ अ डीसी मोटर हैज अ वोल्टेज द मैक्सिमम पावर विल प्रोड्यूस इफ द बैक एमएमएफ इज इक्वल टू। कह रहा है कि यदि किसी डीसी मोटर पर वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ, ठीक है, डैश के तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी, ठीक है ना। आपको बताना है कि इनमें जो चारों ऑप्शन है इनमें से किसके इक्वल होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं तो देखिए चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, इस छोटी सी फैमिली को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आपको बेल आइकन आपको दिखेगा उस पर क्लिक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है कि यदि किसी डीसी मोटर पे वोल्टेज आपको लगाना है, ठीक है, तथा बैक ईएमएफ का जो मान है वो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यदि वो क्या हो V/2 हम कर दें, क्या कर दें, V/2 कर दें तो अधिकतम पावर यहाँ पे जनरेट होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यदि EB की वैल्यू EB इज इक्वल टू V/2 कर दें तो हमें ये कंडीशन इजीली प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी मीटर इज इंस्टॉल इन लोकल डोमेस्टिक कैंपस। कह रहा है कि किसी स्थानीय घरेलू परिसर में, ठीक है, लोकल कैंपस में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है, ठीक है, इंडिकेटिंग टाइप या फिर इंटरगेटिंग टाइप या फिर रिकॉर्डिंग टाइप या फिर डिफ्लेक्टिंग टाइप। तो जल्दी से सभी लोग प्यारे जितने मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो भी यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा। क्या होता है,
यहाँ पे इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, कह रहा है कि इफ द फील्ड कनेक्शन ऑफ सीरीज मोटर इज ब्रेक इट विल बी, क्या हो जाएगा, अगर सीरीज मोटर का जो फील्ड कनेक्शन वो टूट गया है तो वहां पे कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, डेंजरस स्पीड हो जाएगी, या फिर बर्न हो जाएगी, या फिर स्टॉप हो जाएगी, या फिर वर्क प्रॉपर्ली ठीक प्रकार से काम करेगी। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं इन चारों में से क्या यहाँ पे आंसर सही होना चाहिए मित्रों, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूंगा मित्रों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मित्रों अपने सभी मित्रों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ देखिए लाइक तो बनता है, आपके लिए मेहनत हो रही है तो लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्यार का अनुभव होता है, जैसे कि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट विथ, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का जो फॉरवर्ड धारा प्रबंधन कारक है का किसके साथ आउटपुट धारा एवं इनपुट धारा के अनुपात होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं 4 ऑप्शन है भाई। पहला ए कह रहा है कि इनपुट शॉर्ट सर्किट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि आउटपुट ओपन सर्किट कह रहा है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट और फिर इनपुट ओपन सर्किट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में देखिए आते हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, जितने भी प्यारे मित्र हमारे सी आंसर दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट साइनोसॉइडल वोल्टेज इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज देन मिनिमम रिपल फ्रीक्वेंसी इज, कह रहा है कि यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसॉइडल हो, ठीक है, जो कि जिसकी वोल्टेज की हो, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी एफ है, तो न्यूनतम रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बात को समझने की कोशिश करिएगा, इजीली है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, इजी भाई 2f हो जाएगा, ठीक है ना, 2f हो जाएगा ड्यू टू द एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साइनसोइडल टेम्पलीट्यूड के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन पे पढ़ने के पहले तो यहाँ पे क्लास मोड की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। क्लास मोड जो है आपको प्रैक्टिस से, जैसा कि अभी आप लगा रहे हो, फुल कोर्सेज से उठाए गए हुए क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, टीसीएस पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो कि आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट देखिए नहीं है। सभी क्लासेस यहाँ पे जो हैं प्रैक्टिस सेट वो आपका फ्री है। स्पेशल क्लास में यदि आप जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए फुल कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। ये प्यारे मित्रों पेड है। टेक्नीशियन के लिए आपको 599 एंड जूनियर इंजीनियर के लिए 699 पे करना है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कैसे पे करना है, क्या प्रोसेस है, तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप या फिर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज, कह रहा है कि एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है, ठीक है ना। तो यहां पे बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का, टेम्परेचर इफेक्ट का, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, आपको यहां पे बताना है कि क्या इनमें से राइट आंसर होगा। तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपके मन में हो कि क्लासेस जो पेड हैं वो कैसे मिल रही हैं, तो मित्रों ये यूट्यूब पे ही अपलोड होती हैं, बट वो क्या होती हैं, अनलिस्टेड होती हैं, ठीक है। जो भी बंदा पेड क्लास में जुड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जो भी बंदे पेड क्लास में जुड़े हुए उनको वो वीडियो शेयर कर दी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि रिकॉर्डेड वीडियो विथ गुड क्वालिटी एंड गुड कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट और अपडेटेड सिलेबस के साथ पूरा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, ऑप्शन पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते आंसर आना चाहिए मित्रों। कह रहा है कि मेजर इज रन, ठीक है ना, मेगर इज रन, मेगर गति करता है कितने आरपीएम पे, 100 आरपीएम पे, 150 आरपीएम पे, 160 आरपीएम पे और 200 आरपीएम पे, ठीक है ना। तो जनरली मित्रों आपको जल्दी से बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा समय देखिए यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो सामान्यतः क्या होता है 160 आरपीएम पर गति करता है।
ठीक है, आपको पता है कि मेगर क्या है भाई, हाथ से चलाने वाली हस्तचलित क्या है, और संट जनरेटर चलित क्या होता है, मशीन होती है। ठीक है, एक और चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एल्बो इज यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कितनी डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे हमारे प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सी इज द राइट 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट। ठीक है, कह रहा है कि डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन उपकरण का ही प्रयोग किया जा सकता है, इंडक्शन टाइप डिवाइस, मूविंग आयरन टाइप डिवाइस, या फिर मूविंग कॉइल डिवाइस, या फिर हॉट वायर डिवाइस। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आई थिंक सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, पूरा विश्वास है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्यारे मित्र सी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा, मूविंग कॉइल डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ आरएमएस फॉर अ साइन वेव इज 100 एम्पियर। ठीक है, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू, कह रहा है कि एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का जो मान है वो क्या है, 100 एम्पियर है। इसका शीर्ष मान क्या होगा, पिक वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई इसका पिक वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आई थिंक कि बहुत बार करा चुका हूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे मित्रों, आप जानते हो कि आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आर एम एस इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम के अपान अंडर रूट 2 होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो ना भाई, क्या हो जाएगा 100 इंटू अंडर रूट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम निकालोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, आई मैक्सिमम निकालोगे तो अब यहां से आई मैक्सिमम आप निकालोगे मित्रों तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा 141 एम्पियर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट, कह रहा है लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो क्या करता है, चार यहाँ पे कंडीशन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्क ऑन बाइनरी अलजेब्रा, ऑप्शन बी कर रहा है जनरेटेड सर्किट, ऑप्शन सी कर रहा है फ्लो करंट, ऑप्शन डी कर रहा है डू अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन। ओके, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों कितना यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं भाई क्या इनमें से राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, डू अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन, अंकगणित लॉजिक फंक्शन करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है सभी। देखिए होता क्या है, जो लॉजिक गेट होते हैं कि विद्युत सर्किट होते हैं जो अंकगणित लॉजिक फंक्शन पर कार्य करता है, जो निम्न होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे नॉट गेट होता है, ठीक है ना, एंड गेट होता है, ठीक है, और गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है, एक्स और एक्स नॉर होता है, ठीक है, एक्स नॉर होता है, और क्या होता है, एक्स और होता है। ठीक है, इतने सारे जो गेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गेट, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे मित्र और उसके बाद सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि इन डीसी 2 wire and 3 wire transmission system, the amount of power transmitted and the distance of transmission are same than 3 wire transmission system of copper required। कह रहा है कि डीसी 2 वायर एवं 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की जो मात्रा है तथा ट्रांसमिशन की जो दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है मित्रों क्या इनमें से राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको देखिए जो आवश्यक कॉपर तार की उसमें मात्रा पहले निकाल लेंगे आप। ठीक है ना, तो कॉपर तार की यदि मात्रा निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, 15/16 हो जाएगा। ठीक है, 5/16 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के क्या होता है,
ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे के क्या होता है, के को हम लिखते हैं 4 रो का स्क्वायर, रो एल का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर एम डब्ल्यू होता है। जहां पे तार के इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो तार सिस्टम में आवश्यक तार की मात्रा से रिलेट कराते हैं। जब इसको पूरा क्लियर आप निकालोगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी आएगा, 31% ऑफ 2 वायर सिस्टम। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ट्रांसमिशन कैपेसिटी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसमिशन की जो क्षमता है निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या इनमें से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों क्या हो, इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि द मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी इंक्रीज बाय, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों के बीच चुंबकीय जो कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है। प्यारे मित्रों देखिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है ना, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही तर्क को निकालिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों तो क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच क्या होता है कि जो चुंबकीय कपलिंग को निम्न क्या करते हैं, लो रिलैक्टेंस सामग्री का जो कोर होता है उनका उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, S इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट, म्यू और ए होता है, या फिर इसको हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस, या फिर एस इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एस का है, ये क्या है भाई, रिलैक्टेंस है। यस क्या है, ये हमारा क्या है, रिलैक्टेंस है। ठीक है ना, क्या है भाई, रिलैक्टेंस है। ठीक है, जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर ऑपरेशन रिक्वायर्ड, ट्रांसफार्मर जो कार्यवाही के लिए क्या इनमें से कौन सा कंडीशन जरूरी होता है। अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्सेस का, इंक्रीजेज मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्सेस। ठीक है, तो ये भाई बिल्कुल आपके तर्क पे बिल्कुल आधारित है। आपको पता है ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। क्यों भाई, क्योंकि जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, जो प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग के जो बीच में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, हमने आपको बताया, आपको पता भी है, म्यूचुअल इंडक्शन वर्क करता है। ठीक है, तब इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशन आएगा I1 I2 अपॉन DM अपॉन डी नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हो जाएगा भाई, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। I1 I2 क्या है, I1 क्या है, प्रारंभिक वाइंडिंग की धारा, I2 क्या है भाई, यहाँ पे द्वितीयक वाइंडिंग की धारा, और M क्या है, ये आपका है म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन प्रेरण है। इसको आप बिल्कुल ब्रीफली पढ़ सकते हो। तो ब्रीफली पढ़ने के लिए बिल्कुल आप पेड क्लास जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग सही करिएगा। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर ए एंड बी इज 11011 इफ ए इज इक्वल टू 11 व्हेन व्हाट द वैल्यू ऑफ बी। कह रहा है दो प्राइमरी नंबर ए और बी का गुणनफल 11011 है, यदि ए इक्वल टू 11 तो बी का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं भाई क्या आंसर होगा। यहाँ पे इजीली तरीके से आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए और बी का जो गुणनफल है, ए और बी का जो गुणनफल है प्यारे मित्रों क्या है, 11011 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 11 है, कहने मतलब क्या, इसको हम 011 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू है, इंटू क्या है, बी है, कहने मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू बी हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है, 11110
वन वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे 27 लिख सकते हैं तब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 27/3। ओके, अब जब कट जाएगा 9 बार, ओके ना, तब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू जो आएगा, b इक्वल टू 9 आएगा, ये क्या है भाई, डेसिमल में है। ठीक है, क्या है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, अब यदि आप डेसिमल में b को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1001 बाइनरी में हो जाएगा। ठीक है ना, इसे जब आप डेसिमल को बाइनरी में लिखोगे तो 1001 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया उसका, होगा सभी को प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स द मेन स्विच बोर्ड मस्ट बी माउंटेड सो द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर इज नॉट लेस देन, कह रहा है कि नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की जो दूरी है वो कम से कम ना हो। ठीक है ना, कितने से कम ना हो, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कितने के डेटा के से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल डेटा पे आधारित है और मेमोरेबल क्वेश्चन है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो 1.5 मीटर। ओके, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि हाउ टू ऐड लैंप टू वायरिंग सर्किट ऑफ अ हाउस। कह रहा है कि एक घर के वायरिंग परपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, कुछ श्रेणी में और कुछ समांतर में, सभी समांतर में, सभी श्रेणी में, या फिर घर के लोड पर निर्भर करता है। सभी कुछ समझिएगा ध्यान से, उसके बाद ही राइट आंसर देंगे प्यारे मित्रों। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल इन पैरेलल, सभी को पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। कह रहा है कि फॉर अ गुड अर्थिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड विच मिक्सर इज यूज टू फिल। कह रहा है कि अच्छे भू संपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जो जगह है को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताया भाई, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी को ध्यान से प्यारे मित्र पढ़ेंगे, उसके बाद ही राइट आंसर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा देखिए यहाँ पे दिमाग देखिए लगाने की जरूरत दिखे नहीं है। ठीक है ना, एक बार में आंसर आप सभी का आना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, कोल एंड साल्ट, कोयले और लवण का मिश्रण होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डिग्री इन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव। एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में जो विद्युत डिग्री है क्या होगी, 270 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा भाई, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्र में कितनी डिग्री होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है भाई, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे अल्टरनेटिव वेव पूछ रहा है, तो किस प्रकार से होता है अल्टरनेटिव वेव, ऐसे होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है भाई। तो सभी पूरे एक साइकिल की यदि बात हो रही है तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर होगा भाई। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो देखिए होना नहीं चाहिए आज के इस सेशन में। ठीक है ना, 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि इन एनी इंडक्शन मोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर की जो आवृत्ति है डैश होती है, किसके बराबर होती है, इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या फिर मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन इक्वल स्लिप। ठीक है ना, जल्दी से बताएं प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, एक आपके पास एक हमेशा रिलेशन याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या होता है, एफ आर इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ठीक है ना, इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। एफ यहाँ पे क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एस क्या है, स्लिप है, और एफ आर क्या है, ये क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आता है, इससे जो आपका आंसर निकल के आता है, क्या आता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या आता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे,
बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द लीकेज करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ। कह रहा है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। नेक्स्ट है कि ड्यू टू होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। नेक्स्ट है ड्यू टू होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू इलेक्ट्रॉन। एंड है नेक्स्ट आपका ड्यू टू होल्स फ्रॉम द बेस टू एमीटर। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपना एक छोटा सा प्यारा सा शेयर जरूर करिएगा अपने प्यारे मित्रों के पास में। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों राइट आंसर का, तो बिल्कुल इजी है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ड्यू टू होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ठीक है, संग्राहक के आधार की ओर छिद्र के कारण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ जीरो एंड इनफाइनाइट साइन इन सीरीज टाइप ओमीटर। सीरीज प्रकार के ओमीटर में शून्य तथा अंत अनंत चिन्हों की जो स्थिति होती है क्या होती है? देखिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर प्यारे मित्रों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर होते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप राइट आंसर लेके जाओगे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो टी राइट, इनफाइनाइट इज लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द IS कोड which color wire is used for earth connection। इजी है, IS कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है? ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन। ग्रीन। ठीक है ना, तो 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएं भाई। तो यहाँ पे यस ग्रीन का यूज किया जाता है। जितने प्यारे मित्र डी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि दो RLC सीरीज सर्किट हैज एन इंडक्टिव रिएक्टेंस of 100 ohms and capacitive reactance of 15 ohm, the total resistance in the circuit will be। कह रहा है कि एक RLC, ठीक है, एक RLC सीरीज परिपथ में प्रेरित प्रतिघात कितना है? 10 ओम है, और कैपेसिटिव प्रतिघात कितना है? 15 ओम है। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है ना, परिपथ में कुल प्रतिरोध कहने का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे है आपका क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, कहने का मतलब ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटिव है, कहने का मतलब ये कि एक कैपेसिटर लगा है, दो की दोनों सीरीज में है। ओके, किसी आरएल सर्किट में ये क्या है? 10 ओम है, और ये नेक्स्ट वाला क्या है? ये 15 ओम है। इसका रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको एक्सल की वैल्यू 100 कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, एक्सी 15 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आर टी निकाल लीजिए, टोटल रिएक्टेंस निकालेंगे तो एक्सी का माइनस एक्सल हो जाएगा इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10 हो जाएगा, कहने का मतलब क्या? 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन के अनुसार? क्या हो जाएगा कि आपका ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 ओम आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 ओम आएगा। देखिए यहाँ पे 0.5 पे मिस्टेक है, बट देखिए हिंदी वाले में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, 5 ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। एक प्रणाली का, एक सिस्टम का जो भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, तो जल्दी से बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? बिटवीन 1 ओम टू 3 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड फॉर। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़े नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर दो भाई।
जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं जरूर राइट आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर देना है परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग द रिलैक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूविंग आयरन टाइप एंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई फ्रॉम, कह रहा है कि मूविंग आयरन, इसको आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है कि मूविंग आयरन टाइप वो अस्थाई चुंबक मूविंग क्वाइल उपकरण की देख कर पहचाना जा सकता है। कैसे भाई? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4, आपको बताना है राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? बाय द टाइप ऑफ स्केल, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन विच डीसी मोटर हाई टॉर्क इज प्रोड्यूस एट लो स्पीड। कह रहा है किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है? इन्वर्सन मोटर में, कंपाउंड मोटर में, शंट मोटर में, या फिर सीरीज मोटर में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगे प्यारे मित्रों तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सीरीज मोटर में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सीरीज मोटर में कंडीशन निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड व्हेन अ फ्लेक्सिबल पाइप इज कनेक्टेड टू अ रिजिड पाइप। कह रहा है कि जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बेहतरीन ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो यदि मैं बात करूंगा इजीली तरीके से तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर दे रहे हैं क्या हो जाएगा? संयोजन युग्म मतलब कंबाइंड कपलिंग इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे भाई बहुत इजी है, हमें लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। कह रहा है कि अर्थ वायर मेड अप फ्रॉम, ठीक है ना, अर्थ भूत और संपर्कन जो तार बना होता है किस चीज का बना होता है? ऑप्शन में यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाऊंगा, जी आई वायर का, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? फ्रीक्वेंसी, करंट, फ्लक्स, वोल्टेज करंट, या फिर फ्लक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करेंगे। 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। होता क्या है, जो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में क्या होता है? पावर, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स तीनों नियत होते हैं, ठीक है। पावर, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स क्या होते हैं? ये तीनों नियत होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फ्लक्स एंड फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप सभी लोग? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टेशन सर्ज टैंक इज लोकेट नियर। कह रहा है किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। किसके पास होता है भाई? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर दे रहे हैं, यस टरबाइन, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टरबाइन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 वायर कनेक्टेड इन सीरीज, इट्स रेजिस्टेंस इज 25 ओम, ठीक है। कितना? 25 ओम, एंड इन पैरेलल इस रेजिस्टेंस इज 6 ओम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एवरी वायर। कह रहा है कि 2 तारों का जो प्रतिरोध है जो कि श्रेणी में है वो 25 ओम है। जब उन्हें समांतर में जोड़ा जाता है तो वो क्या होते हैं? 6 ओम होते हैं। तो प्रत्येक तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। यदि 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है ना, वो क्या है? मतलब प्रतिरोध है भाई R1 R2 मान लेते हैं, R1 R2 है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। सीरीज के लिए कितना है? 25 है, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि R1 R2 भाई पैरेलल में है तो R1 R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 लिख सकते हैं इसे इजिली, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये 6 है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन समीकरण इक्वेशन नंबर 1 का जो मान है 2 में रखेंगे तो जो रिलेशन आएगा R1 R2 के अपान R1 प्लस R2, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 अपन क्या रख दीजिए, R1 R2 का मान रख दीजिए क्या, 25 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब आप रिलेट करके निकालोगे तो R1 इंटू R2 निकल के क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, तो अब क्या करना है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना, जब इजीली तरीके से मित्रों इसे आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 ओम 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, 15 ओम और 10 ओम आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को इजी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोकेमिकल, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक किसके समतुल्य होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि किसके समतुल्य होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर दे रहे हैं ना, परफेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर डाल के ये आंसर दीजिए क्या प्यारे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पी टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। पी टाइप वह है, ठीक है ना, एक्सटर्नल मतलब वाय अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कितने, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा मित्रों, बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रायड इज, ट्रायड जो है एक है, क्या है, लूप वायर है, वायर वाइंडिंग क्वाइल है, वायर क्वाइल है, या फिर स्ट्रेट वायर है। चलिए भाई बताइए क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें भी मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या है भाई, ये प्रकार का क्या है, वायर वाइंडिंग क्वाइल है। ठीक है ना, ये क्या है, ट्रायड एक प्रकार का तार कुंडलित क्वाइल होता है, और जो ट्रायड का प्रयोग करते हैं प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता था, परंतु क्या हुआ, इनमें हानियां अधिकतम होने से इस कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक मिक्सर इज, कह रहा है कि घरेलू मिक्सर की जो निर्धारित शक्ति है, पावर है, ठीक है, रेटिंग है, कितनी है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि कॉर्क स्क्रू रू इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, कॉर्क स्क्रू नियम क्या इंगित करता है प्यारे मित्रों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई क्या आंसर होगा। यदि आपको थोड़ा भी माइंड में होगा तो जरूर आंसर सही लेके जाओगे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मटेरियल यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है और एक बार में आंसर आना चाहिए आप सभी का। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, कार्बन इस्पात या फिर कार्बन स्टील, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज इक्वल टू द वोल्टेज। कह रहा है देखिए भाई यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि आप लोग कोई भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, बी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। इसको इजीली कैसे समझ सकते हो, इजीली क्या करिए, एक त्रिभुज बनाइए, दोनों को डिवाइड कीजिए और इन दोनों को डिवाइड कीजिए। यहाँ पे कर दिए भी, यहाँ पे कर दिए आर, यहाँ पे कर दिए आर, सॉरी आई और आर कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, भी को करना है, भी को छिपा देंगे तो आई इंटू आर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी को हम एक एक करके निकाल सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एसी सर्किट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार मैं ऐसे क्वेश्चन कराया हूं आपके लिए, और यहाँ पे यदि आप पर डे क्लासेस देखते हो या फिर अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे दे के जाओगे। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, जितने भी हमारे प्यारे मित्र ए आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू BIS
इन एनी इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ फुल लोड शुड नॉट एक्सीडेड, कह रहा है कि BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज जो ड्रॉप होती है डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डेटाज हैं, जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई क्या आंसर होता है, यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपसे कराया है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड इज यूज। चलिए भाई जल्दी से बताइए भाई, यार यहाँ पे क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो बी हो जाएगा भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई से छोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। सीधी बात है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, बस प्लास्टिक नहीं होता है। यह प्रकार क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तगड़ा वाला इंसुलेटर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अ सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट इज सेपरेटेड बाई, कह रहा है एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेट होती है जो पृथक करती है। जल्दी से बताइए, अ रेजिस्टर, एन इंडक्टर, अ कंडक्टर या फिर अ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे मैं बात करेंगे, दोनों जो प्लेट होती हैं किसी कैपेसिटर की, उनके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों प्लेटों को क्या करती हैं, संपर्क होने से एक दूसरे को बचाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर मित्रों, बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका यस सी हो जाएगा। तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे राइट आंसर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सबस्टेंस यूज्ड एज फ्लक्स इन केबल ज्वाइंट, क्या कह रहा है भाई कि ज्वाइंटिंग जनरल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो पर्पज इज, कह रहा है कि केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजन में इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी है, एक बार क्वेश्चन सामने दिखा नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए भाई सभी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, यस ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, रेजिन। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे जो आप जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, Q इक्वल टू आई इंटू, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर कूलम्ब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसे हम कहते हैं Q इक्वल टू आई टी कहते हैं, या फिर एन ई भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत आवेश जो होता है, कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा मित्रों। बिल्कुल, थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, वहां पे मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं। यदि आप फुल कोर्सेज कवर करना चाहते हो तो पेड क्लास जरूर लीजिएगा, आपको ये नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आप लोग मस्त हो गए, बिंदास हो गए, ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए